हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी की धारा 55 देखेंगे, 55 देखेंगे। ये आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 55 लिखी है, सेक्शन 55 लिखा है, जो आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। सीआरपीसी धारा 55 का वन क्लोज मैंने पूरा लिख दिया है बोर्ड पे। इसके बाद दूसरा क्लोज लिखूंगा, दो क्लोज सीआरपीसी धारा 55 में है, ये बात ध्यान रखना। तो पहले समझते हैं सीआरपीसी धारा 55 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना, वारंट नहीं है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ, अधीनस्थ का मतलब होता है बच्चों अपने नीचे, जो सीनियर होता है उसके नीचे होता है अधीनस्थ, अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है। प्रतिनियुक्त का मतलब होता है अपॉइंट करता है, प्रतिनियुक्त करता है तब की प्रक्रिया। देखो बच्चों, जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जो उसके नीचे है, अपने अधीनस्थ को, यह आदेश देता है कि आप बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, तब की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसी बात को समझेंगे सेक्शन 55 में। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब पुलिस अधिकारी सीनियर है, अपने अधीनस्थ जो उसके नीचे है उसे ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि आप बिना वारंट के उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करो, तो उसे नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, पर बिना वारंट के, तब की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसी बात को समझेंगे सेक्शन 55 में, ये बात ध्यान रखना। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, सीआरपीसी धारा 55 का वन क्लोज पूरा मैंने लिख दिया है, दूसरा क्लोज अभी मैं लिखूंगा। अभी वन क्लोज को समझते हैं, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, जब अध्याय 12 मतलब अध्याय 12, चैप्टर 12 या अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ, अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन करता हुआ कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी, कोई पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी, या तो पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ, अधीनस्थ मतलब नीचे, जो सीनियर के नीचे होता है उसे बोलते हैं अधीनस्थ। अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना, वारंट नहीं है बच्चों, वारंट के बिना, अपनी उपस्थिति में नहीं, अन्यथा। ये बता रहा है, जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जो अपने अधीनस्थ है उस व्यक्ति को आदेश देता है, ऑर्डर देता है, बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, अपनी उपस्थिति में नहीं, अन्यथा, लिखा है यहां पर, अपनी उपस्थिति में नहीं, अन्यथा गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है। कौन कर रहा है? ये पुलिस अधिकारी कर रहा है। ये पुलिस अधिकारी किससे कर रहा है? अपने अधीनस्थ है, जो ये अधीनस्थ है इससे अपेक्षा करता है कि आप उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करो बिना वारंट के, मैं आपको आदेश देता हूं, अपेक्षा करता है। तब वह जो अधीनस्थ है, तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अपने सीनियर ने अपने अधीनस्थ को नियुक्त किया है, तब क्या प्रक्रिया रहेगी, और उस अपराध का जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, या अन्य कारण का, कोई अन्य कारण भी हो सकता है, अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, या तो अन्य कारण हो सकता है, लिखा है यहां पर, अन्य कारण, या जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, भी निर्दिष्ट करते हुए लिखित आदेश, लिखित ऑर्डर होना चाहिए, राइटिंग में लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त करेगा, मतलब देगा, जिससे यह अपेक्षा कि वह गिरफ्तारी करे, और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार
गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा, सूचित करेगा मतलब दिखाएगा, और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करता है या अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा। कौन दिखाएगा? पुलिस अधिकारी जो अधीनस्थ है। अब मैं आपको बताता हूं सेक्शन 55 का 1 क्लोज क्या कह रहा है। ये अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, इसमें लिखा है धारा 55 में, तेजी से पढ़ेंगे पहले पूरा कंप्लीट। इसमें लिखा है धारा 55 में, जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना, वारंट नहीं है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है, तब प्रक्रिया क्या होगी? जब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अपने अधीनस्थ को नियुक्त करता है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए, तब की क्या प्रक्रिया रहेगी? सेक्शन 55 यही बता रहा है, अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों, इसमें 1 क्लोज पूरा लिख दिया है मैंने, सीआरपीसी का पूरा क्लोज। अब 2 क्लोज बाद में लिखूंगा, पहले 1 क्लोज समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है जब अध्याय 12 के अधीन, अध्याय 12 के मतलब चैप्टर 12 के अधीन, 12 के अधीन, उस चैप्टर के अधीन चलेगी बात, चैप्टर 12 के अधीन, चैप्टर 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन करता हुआ, अध्याय 12 के अधीन कोई पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता हुआ, इन्वेस्टिगेशन करता हुआ, कोई पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ मतलब जो उसके नीचे है, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना, वारंट नहीं है, अपनी उपस्थिति में नहीं, अन्यथा गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का, या तो उस अपराध का या कोई अन्य कारण हो सकता है जिसकी गिरफ्तारी करा रहा है वो अपने अधीनस्थ है, अब उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है निर्दिष्ट करते हुए लिखित आदेश राइटिंग में लिख कर देगा, लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त करेगा, उस अधिकारी को मतलब इसे करेगा, अपने अधीनस्थ को, जो पुलिस अधिकारी है थाने का, अपने अधिकारी को, जो अपना अधिकारी है मतलब अपना पुलिस अधिकारी है जो सीनियर है, वो अपने अधीनस्थ को लिखित आदेश देगा, लिखकर देगा कि आप इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करो, लिखित आदेश परिदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे, गिरफ्तारी मतलब अरेस्ट करे, और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का, उस ऑर्डर का जो उस व्यक्ति ने दिया है, सीनियर ने अपने अधीनस्थ को दिया है, उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व, जब अभी बताता हूं, गिरफ्तारी करने के पूर्व मतलब पहले सूचित करेगा, और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे, कौन व्यक्ति? जिसे गिरफ्तारी की जा रही है, जिस व्यक्ति की अपेक्षा कर रहा है, तो उसे वह आदेश दिखा देगा। अब मैं आपको समझाता हूं सेक्शन 55 का 1 क्लोज क्या कह रहा है, ध्यान से समझना बच्चों। देखो बच्चों, अच्छे से समझते हैं। देखो, ए व्यक्ति ये है और ये बी व्यक्ति है, ध्यान से समझना बच्चों, और ये सी व्यक्ति है। तो ये ए व्यक्ति मतलब ये पुलिस अधिकारी है, ये एसआई है, ये एसआई है, और ये एएसआई है, ये एसआई है, समझ रहे हो बच्चों? ये एसआई है, ये एएसआई है, क्लियर होगी बात? और ये कौन है? व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी करनी है। अब ये जो पुलिस अधिकारी ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति पुलिस अधिकारी, ये एएसआई है, ये एसआई है, ये सब इंस्पेक्टर है, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, मतलब ये एक रैंक नीचे है, इसके 1 स्टार लगेगा और इसके 2 स्टार लगेंगे, इसको दरोगा बोलते हैं, इसको एएसआई बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये दोनों पुलिस अधिकारी है, इस बात का ध्यान रखना। और ये थर्ड पर्सन जो है ये व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है, इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है। अब ये ए व्यक्ति जो एसआई है, ये सीनियर है, इसने ऑर्डर दिया अपने अधीनस्थ को, लिखित में आदेश दिया लिखकर कि आप एक काम करो, आपके एरिया में ये व्यक्ति है, आप इसकी गिरफ्तारी कर लो। तो ये एएसआई है, ये बोलेगा देखो पहले आप मुझे लिख कर दो,
लिखित में दो तभी मैं गिरफ्तारी करूं। मैं क्यों करूं गिरफ्तारी? जब तक आप मुझे लिखित में नहीं दोगे मैं करूंगा नहीं गिरफ्तारी। अब लिखित में गिरफ्तारी करने के लिए पहले लिखित में देगा, अब ये इसको व्हाट्सएप भेजे, जीमेल से भेजे, ईमेल से भेजे, या टेक्स्ट मैसेज भेजे, या फैक्स भेजे इसके थाने में, जहां पर ये उस सर्किल एरिया में जिस तरह की प्रक्रिया होगी उसी तरीके से लिखित ऑर्डर होगा। ये बात ध्यान रखना, लिखित ऑर्डर होगा, और लिखित ऑर्डर जब इसके पास पहुंच जाएगा इस पुलिस अधिकारी के द्वारा, इस पुलिस अधिकारी के पास, तो ये क्या करेगा, ये इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। पर लेकिन अब ये व्यक्ति सी जो है ये कह रहा है कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो, आपके पास कोई ऑर्डर है? बताओ मुझे, लिखित ऑर्डर लेकर आए हो? मान लो ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है और इसने एकदम कह दिया पुलिस अधिकारी से आपके पास ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर दिखा देगा, आदेश दिखा देगा कि मुझे मेरे सीनियर ने आपको गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया है, ये आपके ऊपर ऑफेंस बना है, आपने ये अपराध किया है, आपने क्राइम किया है, इसलिए मैं आपकी गिरफ्तारी कर रहा हूं, लिखित ऑर्डर है इसके पास। तब ये इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा। कौन कर लेगा? ये एएसआई कर लेगा। एसआई नहीं, एसआई तो ऑर्डर दे रहा है, अब ये गिरफ्तार कर लेगा। अब जब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाएगी, अब एक बात क्लियर होनी है यहां पर कि यही इस मामले को देखेगा या ये इस मामले को ये व्यक्ति देखेगा। तो जो इसका मामला था ये कौन देखेगा? ये ए व्यक्ति देखेगा। इसको तो बस ऑर्डर दिया है कि आप गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ, क्योंकि आपके एरिया में है, ये भी उसी एरिया में और वो भी उसी एरिया में। तो इसने क्या करा, उसे फोन करके कह दिया कि आप एक काम करो, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाओ, ऑर्डर भेज दिया उसके पास में। अब इस व्यक्ति ने अरेस्ट कर लिया सी पर्सन को। अब जब सी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद अब ये सी का मामला नहीं देखेगा, अब इस सी का जो मामला देखेगा वो एएसआई नहीं देखेगा, एसआई देखेगा, इसके पास ट्रांसफर कर देगा इस व्यक्ति को। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्लियर होगी बात या नहीं हुई? दोबारा समझ लो, ये ए व्यक्ति है, ये भी पुलिस अधिकारी है, ये बी व्यक्ति है, ये भी पुलिस अधिकारी है, ये सीनियर पुलिस अधिकारी है, जूनियर पुलिस अधिकारी है, जूनियर मतलब ये सब इंस्पेक्टर है, ये एएसआई है। मतलब अब एक तो होता है दरोगा, एक होता है एएसआई, जिसके 1 स्टार लगा होता है और सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार लगे होते हैं। तो सब इंस्पेक्टर ने अपने नीचे जो एएसआई है उसे ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि आप एक काम करो, आपके एरिया में ही, मतलब मैं भी उस एरिया में हूं, आप भी उस एरिया में हो, आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो। क्लियर होगी बात? अब वो व्यक्ति कह रहा है मैं ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लूं, मेरे पास कोई ऑर्डर तो हो, आदेश तो हो, तभी तो मैं गिरफ्तार करूंगा, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लूंगा, ऐसे तो तुम मुझे फंसवा दोगे। तो वो व्यक्ति कह रहा है, जो ए व्यक्ति है, जो सीनियर है, अपने अधीनस्थ को ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, वो कह रहा है ठीक है मैं आपको लिखित में आदेश देता हूं कि इस व्यक्ति ने यह अपराध किया है, इसलिए आपको गिरफ्तार करना है, बिना वारंट के गिरफ्तार करना है, आप इसे गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट कर लो। तब वो एएसआई है, जो ये एएसआई है, मतलब जो नीचे अधीनस्थ है, ये एसआई के अधीनस्थ है, तो ये तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा उस एरिया में से, और गिरफ्तार करने के अपने पास नहीं रखेगा, अपना उसका मामला नहीं देखेगा खुद, ये क्या करेगा, एसआई को ट्रांसफर कर देगा, जिससे इसे ऑर्डर प्राप्त हुआ था उस व्यक्ति का गिरफ्तारी का। अब ये उसे ट्रांसफर कर देगा, वही इसका मामला देखेगा, ये बात ध्यान रखना, ये नहीं देखेगा। क्लियर होगी बात? तो सेक्शन 55 का 1 क्लॉज मैंने आपको करा दिया है। कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट करके पूछ लेना। देखो बच्चों ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूं। एक थाना है, चौकी है, समझ रहे हो आप, उसमें सब इंस्पेक्टर है, मतलब दरोगा है, जिसके कंधे पे 2 स्टार होते हैं। क्लियर होगी बात? और उसी थाने में एक एएसआई है, एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसके 1 स्टार है। एक तो एक दरोगा है जिसके 2 स्टार है, और एक है एक एएसआई, उसके 1 स्टार है, वो भी उस थाने में तैनात है और वो भी उस थाने में तैनात है। ये बात तो क्लियर होगी। अब वो दरोगा क्या कर रहा है, वो भी अपने एरिया को देख रहा है और वो भी देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो एएसआई था उसी एरिया में वो दूसरी जगह काम कर रहा था, मतलब कोई अपराध हुआ होगा, कहीं इन्वेस्टिगेशन करने गया होगा, अन्वेषण करने गया होगा, कोई बात नहीं, वो वहां पर गया हुआ था। अब जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी थी वो व्यक्ति भी वहीं पर है, सूचना मिली एसआई को, इसे सूचना मिली एसआई को कि ये जो सी व्यक्ति है ये एएसआई के एरिया में है, पर एरिया तो दोनों का एक ही है, मतलब उसी एरिया में है, उसी जोन में है। तो अभी से सूचना मिली। अब एएसआई ने क्या करा, तुरंत फोन करा एएसआई को, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को फोन किया कि आप एक काम करो सर, आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, वो आपके एरिया में है, और गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। अब ये व्यक्ति कहने लगा मैं ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लूं, मेरा दिमाग थोड़े चल रहा, मेरे पास लिखित ऑर्डर नहीं है, कल को मेरे चिपट गया कोर्ट में, मैं कहां से दूंगा अपने जवाब, तो पहले मुझे लिखित ऑर्डर दो। तो लिखा है ना यहाँ पर बच्चों, ध्यान से सुनो,
यहां पर लिखा है लिखित ऑर्डर, लिखित आदेश। लिखित आदेश उस अधिकारी को, उस अधिकारी मतलब इसे अधीनस्थ को, उस अधिकारी को परिगत करेगा मतलब देगा। जब लिखित आदेश इस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा इस एसआई के द्वारा, इस एसआई के द्वारा इस एएसआई के पास लिखित आदेश पहुंच जाएगा, परिगत कर देगा इस सी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, तब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करेगा। और गिरफ्तारी जो होगी वो बिना वारंट की होगी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेक्शन 55 के क्लोज में, उसमें लिखा 55 के क्लोज में वारंट के बिना गिरफ्तारी होगी। अब ये एएसआई है, अब ये उसी एरिया में था, अब उस एएसआई ने फोन करा कि आप एक काम करो सर, उसे गिरफ्तार कर लो आपके एरिया में। इसे लिखित ऑर्डर दे दिया, इसने मांगा, तुरंत इसे लिखित ऑर्डर भी मिल गया। अब इसने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तार कर लिया, ये इसका मामला नहीं देखेगा, ये बात ध्यान रखना, इसके अपराध का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, अन्वेषण नहीं करेगा बिल्कुल भी। इसका इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण वही व्यक्ति करेगा जिस व्यक्ति ने ऑर्डर दिया था। किसे दिया था? अपने अधीनस्थ को। तो किसने दिया था? एएसआई नहीं, एसआई ने दिया था एएसआई को। तो यही मामला देखेगा सी का, ये नहीं देखेगा। इसे तो सिर्फ ऑर्डर मिला था, आदेश मिला था इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, अरेस्ट करने का, क्योंकि इसके एरिया में घूम रहा था ये व्यक्ति, इसलिए ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया। तो ऐसा होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो आपको मैं एक प्रैक्टिकल तौर पे ये समझा दिया। और दूसरी बात, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा और इजी करता हूं। अब ध्यान से सुनो, एक चौकी है, उसमें एक तो दरोगा है, एक है एएसआई, मतलब 2 स्टार वाला, एक सब इंस्पेक्टर है, एक एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। क्लियर होगी बात? दोनों अपनी ड्यूटी करते हैं उस चौकी के अंदर। जो एएसआई है वो अपने सर्किल एरिया में था, अपने ड्यूटी पे क्षेत्र में था, और एएसआई था वो उस थाने में था। उसे सूचना मिली ये जो सी व्यक्ति है इसने कोई अपराध किया है। क्लियर होगी बात? यह अपराध करने का आरोप लगा इस पे, मतलब सूचना मिली है। अब इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। अब ये वहां तो नहीं जा सकता, गिरफ्तार तो करने जा सकता है पर लेकिन ये दूसरे काम में होगा इधर उधर। तो इससे सूचना मिली है कि अरे मेरा आदमी, मतलब जो मेरे थाने का, वो भी तो वहीं पर गया हुआ है, क्यों ना मैं उसे सूचना दे दूं। अब इसने फोन करा, इसे एसआई ने एएसआई को फोन करा कि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, वो आपके एरिया में ही घूम रहा है जी हमारा एक अपराधी। तो इसने कहा ठीक है मैं गिरफ्तार कर लूं, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे लिखित आदेश दो तभी तो मैं गिरफ्तार करूंगा। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लूंगा? मुझे जवाब देना पड़ जाएगा ना कोर्ट में। आप किसी व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार थोड़े करा लोगे, पहले मुझे लिखित में जवाब दो। अब लिखित में जब जवाब इसके पास पहुंच जाएगा, ये इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। अब सी व्यक्ति कहने लगे आप मुझे गिरफ्तार किस बेस पे करना चाह रहे हो, मुझे लिखित आदेश दिखाओ किससे आपको प्राप्त हुआ है। तो यहां पर लिखा है ना कि उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व, सी की गिरफ्तारी करने के पूर्व मतलब पहले सूचित करेगा, और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उससे वह आदेश दिखा देगा। वो ये एएसआई है, सी को आदेश दिखाएगा कि मेरे पास आपके लिए ऑर्डर है, आदेश है कि आपको बिना वारंट के गिरफ्तार करना है। आपने यह अपराध किया समाज में, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार करना चाहता हूं। मेरे सीनियर ने मुझे ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है, मैं उसके अधीनस्थ हूं। अब मैं उसको वापस आप सौंप दूंगा, आपको गिरफ्तार करके उसी व्यक्ति को सौंप दूंगा, मतलब एसआई को सौंप दूंगा। ये तो गिरफ्तार कर लेगा सी को। अब सी को जब गिरफ्तार कर लेगा ये एएसआई, ये एसआई को ट्रांसफर कर देगा वापस उसी दे देगा, क्योंकि अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन यही व्यक्ति करेगा, एसआई। एएसआई नहीं करेगा, एसआई करेगा, ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 55 बिल्कुल कंप्लीट हो गया, 1 क्लोज उसका। अब 2 क्लोज देखते हैं, छोटा सा क्लोज है, कोई बड़ा क्लोज नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है, पढ़ाई हुई, तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना प्लीज, अगर आपको पसंद आई है। बाकी आपकी मर्जी, ये बात ध्यान रखना। तो अभी देखते हैं 2 क्लोज, वेट करना भी। बच्चों सीआरपीसी की धारा 55 चल रही है, 55, उसमें लिखा है 2 क्लोज। 1 क्लोज मैंने आपको इसमें कंप्लीट करा दिया, पूरा क्लोज यहां तक लिखा था मैंने, अभी आपने देखा होगा। अब दूसरा क्लोज देखते हैं वो क्या कह रहा है अपना आप में। इसमें लिखा है उपधारा 1 की कोई बात, उपधारा 1 की कोई बात, उपधारा 1 की कोई बात। अरे अभी तो पढ़ाई मैंने, जो अभी लिखा था उस उपधारा 1 की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने पर या गिरफ्तारी करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये कह रहा है
जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहा है किसी अपने सीनियर के कहने पर, अधीनस्थ कर रहा है गिरफ्तारी, उसे लिखित आदेश है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए उसी एरिया में जहां पर उसको सूचना मिली कि उस एरिया में वो व्यक्ति आप गिरफ्तार कर लो, कोई बात नहीं, वो गिरफ्तार कर लेगा। पर लेकिन ये धारा 41 की प्रक्रिया पर प्रभाव डालेगी या नहीं डालेगी? नहीं डालेगी। उसमें लिखा है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। सेक्शन 41 में ये लिखा है, सीआरपीसी की धारा 41 में लिखा है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। उसमें लिखा है ना सेक्शन 41 में, तो 41 में मैंने आपको पूरी प्रक्रिया समझाई है। अगर आपको धारा 41 देख रही है, सीआरपीसी की धारा 41 देखनी है, तो आप एक काम करना, मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट खोल लेना। प्लेलिस्ट खोल लोगे तो आपको सीआरपीसी की धारा 41 मिल जाएगी, वहां पर आपको पता चल जाएगा पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। सेक्शन 41 में लिखा है, उसमें मैंने आपको पूरा बताया कि पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकेगी संज्ञेय अपराध में, और कौन कौन सी कंडीशन होगी, विश्वसनीय सूचना युक्त परिवार, जो भी कंडीशन उसमें मैंने बताई है धारा 41 में, वो आप देख लेना खोल के, वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो उस शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी जो धारा 41 है। धारा 41 में जैसे पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी करता है ना किसी व्यक्ति की, धारा 41 में उसकी शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, सेम उसी की तरह गिरफ्तारी करेगा ये, तो इसमें प्रभाव नहीं डालेगी। इस बात का ध्यान रखना, ये सेक्शन यही बता रहा है। तो इसमें मैंने सीआरपीसी का जो धारा, सीआरपीसी की धारा 55 है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना बेहिचक। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपके जितने दोस्त यार हैं उन्हें शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देना, अपने ग्रुप में शेयर कर देना। व्हाट्सएप में जितना भी आप वायरल करोगे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हर लोग जितने भी बच्चे हैं उन तक इस वीडियो के माध्यम से सुविधा मिलनी चाहिए, मेरा मतलब ये है। तो सीआरपीसी की धारा 55 मैंने आपको कंप्लीट करा दी, कल आगे देखेंगे। तो आपको अगर पता नहीं है कि मैंने सीआरपीसी में कहां तक पढ़ा दिया, सीआरपीसी में टोटल 484 धाराएं हैं, एक बात तो ये जान लो। सीआरपीसी में धारा 1 से लेके और धारा 55 तक आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको ये सारी वीडियो मेरी देखनी है तो आप एक काम करें, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, लो बाय मनीष, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लेलिस्ट खोलें, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको नंबर से मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 करके, ऐसी सारी वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ा मैंने, सारे सेक्शन कराए 55 तक, एक भी सेक्शन नहीं छोड़ा। जो आपके मन में डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना किसी भी वीडियो में, बहुत अच्छे से समझाया, शुरू से लेके चला था और सेक्शन 55 तक पहुंच गए। तो देखो, जब हम समुद्र पार करने जा रहे हैं ना, अगर सोच लिया हमने कि हम समुद्र पार करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किनारे पर खड़ा होना पड़ेगा। तो किनारे पे खड़े होकर हम पहले समुद्र को देखेंगे दूर तक कि इसकी जो गहराई है, ये लंबाई है, वो कहां तक है, तो उसी के बाद हम उसकी तैयारी करके चलेंगे। तो आज की प्रक्रिया भी यही कह रही है कि अगर आपको पीसीएच का एग्जाम उड़ाना है, पहली बार भी उड़ाना है, तो आपको एक काम करना है, पहले अपना आप को मजबूत करो, एक एक सब्जेक्ट ऐसा करो, उस पर रिवीजन करो, बार बार जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दो सवाल, उसके जो जितने भी सवाल है बैठ के इतने स्ट्रॉन्ग बना दो कि प्री में कहीं से भी सवाल पूछता है तुरंत टिक कर देना, और मेंस में कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आप जो भी गलती होगी आपसे उस गलती को सुधार करें, धीरे धीरे आप लिखने की प्रैक्टिस करें। इस बात का ध्यान रखें, 5 10 2 भी जितने भी पेज लिखने आपको डेली लिखने की प्रैक्टिस करें, अभी से लग जाए। जैसे सेक्शन 41 है उसमें मेंस का आता है, तो मेंस के लिए सेक्शन 41 को निकाल लें, पहले 41 के सारे क्लोज लिखे, देख कर लिखे, अपने सामने बुक रखें और उससे फिर देख के लिखे। ऐसे आप 10 दिन तक देखकर लिखो, 10 दिन के बाद आप खुद देखना आप बिना देखे लिख दोगे। क्यों लिख दोगे? आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और मेंस का प्रक्रिया यह है लिखने की, वो हाथ और दिमाग दोनों टच होने चाहिए, अटैच होते ही तुरंत आप लिख दोगे चीज। अगर जब तक हाथ और दिमाग एक साथ नहीं पकड़ में आएंगे तब तक आप नहीं लिख पाओगे मेंस, ये बात ध्यान रखना। और आपको अगर प्री निकालना, प्री के लिए ये रट्टा मत लगाना ना, बिल्कुल भी भूल जाओगे। रिवीजन करो जितना कर सकते हो। जैसे मैंने सेक्शन 55 तक पढ़ा दिया, तो 55 तक सारे क्लोज पीछे के सारे रिवीजन लगा दो, जितने भी आप बार बार रिवीजन लगाओ। ऐसा कर दो बुक के पेज अपना घिसने लगे, फटने लगे, क्योंकि रिवीजन करने से मजबूती आती है। जितना आप रिवीजन कर लोगे, बुक एक ही रखना, 10 बुक मत पकड़ना। मैं आपको यही समझा रहा हूं, मेरा भी यही तरीका है, मैं एक ही बुक रखता हूं। तो प्लीज बुक एक ही रखना, जितनी बार रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करो, जितनी बार कर सकते हो। अगर आपने एक बुक पे 100 बार रिवीजन लगा दिया तो समझो आप खिलाड़ी बन गए,
फिर तो एग्जाम बचेगा ही नहीं, उड़ा दोगे पहली बार में। तो यही मेरा प्रक्रिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन लगाए। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ ले, सारी वीडियो आपके पास लगातार पहुंच रही है। एक एक वीडियो देखने की कोशिश करें और अपने अच्छे से क्लास नोट्स बना लें। और आज सेक्शन 5 मैंने कंप्लीट करा दिया, कोई डाउट हो कमेंट कर लेना। तो आज के लिए धन्यवाद, खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ।